दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा विवाद, इसको कह लें उमेश चैंपियन विवाद, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक नई एंट्री होती है राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत कहते हैं कि अब दोनों को बैठा के हम लोग समझौता करें। अब उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर राकेश टिकैत को क्यों आना पड़ गया, क्योंकि नई पोस्ट अगर उमेश चैंपियन की आप देखेंगे तो उसमें भी तरह तरह की बात हो रही है। चैंपियन साहब कह रहे हैं कि ये राकेश टिकैत कौन होते हैं, ये अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, तो तमाम प्रकार की बातें हो रही है। ये बात हम आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले अगर आपने विजय पथ पर वीडियो देखी होगी तो स्वराज सेवा दल ने भी इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को इसको कह दें या एक चेतावनी भरे अंदाज में सरकार को भी चेताया था और कहा था कि भाई अगर आपने चैंपियन की गिरफ्तारी करी है तो उमेश अभी तक बाहर क्यों है। आईजी गढ़वाल का घेराव का भी प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उसमें क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ अभी होगा, क्योंकि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो शायद हमें ये नहीं सिखाती। तो हमारे साथ अभी जो रमेश जोशी जी हैं, स्वराज सेवा दल के अध्यक्ष। जोशी जी नमस्कार, आपका प्रणाम। कुछ समय पहले हमने कवरेज किया था आपको और उस समय आपने आईजी गढ़वाल का घेराव उस समय कर रहे थे और उमेश को लेकर सवाल आपने उठाए थे। अब राकेश टिकैत की भी एंट्री हो गई है और उत्तराखंड में तो हमने शायद पहली दफ़ा ये देखा होगा कि इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। ये विवाद ख़त्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? सबसे पहले आपको सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद। और ये विवाद लगभग ख़त्म ही सा हो चुका है, बस इसे तूल दिया जा रहा है, हवा दी जा रही है। वरना देखिए, हरिद्वार पुलिस ने जो कार्य किया वो सराहनीय करा। भाई देखिए, तत्काल प्रभाव से चैंपियन को जेल भेज दिया गया, उमेश शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उमेश शर्मा द्वारा जिस प्रकार से पैसे के दम से बाहर से जो भीड़ को बुलाया गया, जिसको सर्व समाज नाम दिया गया, उस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ये दिखा दिया कि वो भीड़ जो थी वो पैसे की भीड़ थी। जो कार्यकर्ता होता है, जो हमारा अपना होता है, वो इतनी जल्दी टूटता और भागता नहीं है। लेकिन चूंकि वो पैसे के दम की भीड़ थी, वो धनबल की भीड़ थी, जिसे पुलिस ने नेस्तनाबूद कर दिया। और पथराव, वो इतने पत्थर कहाँ से आए, क्या आए, जिस पे पुलिस ने मुकदमा किया और बहुत जल्दी लोगों को जेल भेज दिया। एक सवाल जोशी जी ये भी उठ रहा है कि आप पुलिस के बारे में कह रहे हैं कि पुलिस ने जेल देखिए, भेज मैं दिया। हमेशा आपने चैंपियन पे कोई सवाल अभी तक नहीं उठाया? चैंपियन पर बिल्कुल। देखिए, हमेशा क्या है, चूंकि मैं उत्तराखंड मूल का हूँ, फैक्ट पे बात करता हूँ, राजनीति मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, चुनाव लड़ना मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं जो बात कहता हूँ वो बिल्कुल सत्य और प्रैक्टिकल बात कहता हूँ। देखिए, सबसे पहले चैंपियन को उकसाया किसने? भाई उमेश शर्मा पर एक पोस्ट लिखी थी और बाद में उमेश शर्मा ने जब ये बात की ना कि मुझे कानून पर, व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। आप पूरा उत्तर इसका सुनिए और फिर दर्शक भी जवाब देंगे। और फिर भी आपने प्रश्न अभी मुझसे कहा कि माँ को गाली देना सही है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर वो मातृशक्ति का उमेश शर्मा इतना सम्मान करता है तो ना उस महिला की स्टिंग क्यों करी, जिसकी वीडियो सारी देश और दुनिया ने देखी? अगर मातृशक्ति का, माँ से उसको इतना प्रेम था, महिलाओं से इतना सम्मान था, तो वो व्यक्ति ने महिला की वो स्टिंग क्यों बनाई? मुझे बता दो उमेश शर्मा। इसका मतलब वो धूर्त है। उसका उद्देश्य केवल उत्तराखंडियों के साथ छलावा करके पैसे को कमाना है। मातृशक्ति का उसके मन में कोई प्रेम नहीं है। और दूसरी चीज, वो हर नए दिन अपने स्टंट करता रहता है, हर दिन अपने पैतरे बदलता रहता है। उसने एक पोस्ट जो है डाली चैंपियन ने, ऐसा उसका कहना है। चले, चैंपियन ने पोस्ट डाली तो उसने उसके घर पर जाने की क्या जरूरत थी? भाई वो जनता के बीच हाथ जोड़ता, रोता, गिड़गिड़ाता, बाद में तो वो यही कर रहा था, तो वो उस दिन कार्रवाई कराता। आप चैंपियन की पोस्ट डालना सही ठहरा? नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, चैंपियन की पोस्ट डालने को मैं बेहद निंदा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस उत्तराखंड में जो हमारे यहाँ दंगे भड़काए जा रहे हैं, ये क्यों? मैं इसके खिलाफ हूँ। भाई देखिए, चैंपियन ने बहुत गलत करा ना, बहुत ही गलत करा, शर्मसार कर देने वाली घटना करी। पुलिस ने जेल भेज दिया ना तुरंत। अभी तक चैंपियन जेल में ही है ना। आपको कहने का मतलब कि दोनों को जो सजा है वो बराबर होनी चाहिए। मैंने क्या कहा, चैंपियन ने जो गोलीबारी करी, पुलिस ने जेल भेजा, उससे ज्यादा पुलिस कुछ कर सकती थी? आप बताइए, उससे ज्यादा पुलिस कुछ कर सकती थी? पुलिस ने बिना हिला हवाली के चैंपियन को जेल भेज दिया। उसके बाद में चैंपियन के साथ गुज्जर समाज आया। भाई मनोबल तो गुज्जर समाज ने दिया ना उसको, मनोबल दिया, दबाव मान लीजिए,
जब समाज के लोगों ने रातों रात LIU की सूचना, ये सूचना रही उमेश शर्मा पे, जो तहरीर थी उस तहरीर के आधार पर, तहरीर किसी भी उसका ग्राउंड लेवल होता है ना, उस तहरीर से बाहर तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है। तुरंत उन्होंने तहरीर दी और उसको गिरफ्तार कर लिया। उमेश शर्मा को भी बिना हिला हवाली के एक ही दिन में दोनों को गिरफ्तार करना, इन दोनों के पीछे इतना बड़ा धन बल, बाहुबल था, तो इन्हें अंततः पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी? चैंपियन को जेल भेज दिया, मामला खत्म हो गया। भाई पुलिस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकती। अपराधी कोई चैंपियन अब बड़ा अपराधी नहीं है जिसके एनकाउंटर कर दिया जाता, किसी को पुलिस ने जो करना था वो बेस्ट कर दिया। अब बात आती है उमेश शर्मा की। उमेश शर्मा ने उसके घर जाके, अब देखिए दूसरी, उसने उसको माँ की गाली दी, बहुत गलत किया, पूरा देश कह रहा है ना गलत किया, तभी तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी। लेकिन उमेश शर्मा को उसके घर जाकर के उसको क्या उकसाना चाहिए था? ये सही है? उमेश शर्मा बता दे। अगर उमेश शर्मा उसके घर जाकर के चैंपियन की इतनी बेइज्जती करता और चैंपियन उस पर कोई जवाब न देता, तो आप बताओ क्या चैंपियन राजनीतिक रूप से जिंदा रहता या किसी भी तरीके से जिंदा रहता? कि जिस प्रकार से उमेश शर्मा उसके घर जाता है, कहता है कि मैं देख लूंगा चैंपियन, मैं अकेला यहां पर आया हूं, मैं अकेला हूं, ये पूरा पिक्चर का एक ड्रामा था। उसके बाद चैंपियन को भी कहता हूं, भाई जो गोली बारूद उन्होंने दूसरे दिन चलाई, अगर इतना ही बड़ा धनबल बाहुबल था तो वो भी सेम घटना करते थे, जो भी करते। लेकिन पुलिस ने अपना कार्य बहुत अच्छी ईमानदारी, 100% ईमानदारी से अपना काम करा। क्योंकि पुलिस की नहीं, मैं सत्य, पुलिस पर भी काफी सवाल इस बीच खड़े हुए हैं। पुलिस पे सवाल ये खड़े हुए हैं, बता देता हूँ आपको जोशी जी, पुलिस पे सवाल ये खड़े हुए हैं कि जिस समय उमेश कुमार गए थे चैंपियन के घर, उस समय उनकी बीवी ने पुलिस को फोन किया था रात को, लेकिन पुलिस मौके पर वहां पर नहीं पहुंची। उसके बाद जमानत चैंपियन को मिल जाती है, नहीं मिलती है, और उमेश कुमार को मिल जाती है। तो ये तमाम जो सवाल है वो भी पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। मैंने क्या कहा, जो व्यक्ति कानून को भली भांति जानता, उकसाने के लिए तो आप कुछ भी कह दें। पुलिस पर आरोप लगाना बहुत आसान है। आरोप तो लगाना सब पे, मेरे पे आरोप लगा दे, भी आप पे आरोप लगा दे, किसी पे भी आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मैं फिर आपसे कहता हूँ, उमेश शर्मा मातृशक्ति का बिल्कुल सम्मान नहीं करता है। नहीं तो उसने कभी वो स्टिंग वीडियो उस महिला की, जो उसकी कभी फ्रेंड रहती थी, जो उसकी न्यूज़ एंकर होती थी, या जो भी था, उसकी स्टिंग सारी देश और दुनिया ने देखी, वो स्टिंग क्यों बनाई अगर महिलाओं का इतना सम्मान था तो? दूसरी चीज़, उमेश शर्मा सिर्फ ड्रामे के बाजी के माध्यम से उकसाना चाहता था, और उसके बाद जब उसकी वहाँ दाल नहीं गली, पुलिस ने तत्काल प्रभाव से चैंपियन को जेल भेज दिया, तो एक न्यूज़ वायरल होती है, उसमें यह कहा जाता है कि तिरंगे पर चैंपियन ने गोली चलाई। आप बताइए, कोई भी ऐसी वीडियो है? कोई भी इस प्रकार की चीजें हैं जिससे ये पुष्टि होती हो? हाँ, मैंने क्या कहा, हमने चैंपियन का समर्थन तो नहीं किया ना। मैं चैंपियन का धुर विरोधी हूँ, मैंने चैंपियन का कोई समर्थन, मैंने ये तो नहीं कहा कि चैंपियन ने बहुत अच्छा किया। मैंने ये कहा कि अगर चैंपियन ऐसा न करता तो चैंपियन खत्म हो जाता, राजनीतिक तौर से भी वैसे भी। लेकिन पुलिस की तो कोई गलती नहीं है। मैं पुलिस के अच्छे किए हुए कृत्य की सराहना करता हूं, और जो गलत है उसके खिलाफ भाई वो करता हूं। और तीसरी चीज, मैं आपको और चीज बताऊं, चैंपियन और उमेश शर्मा दोनों के साथ बहुत अच्छा। अब उमेश शर्मा ने जिस प्रकार से बार बार ड्रामेबाजी, भाई वो पत्थर कहाँ से आए, वो भीड़ कहाँ से आई? पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया, उत्तराखंड को दंगे से बचा दिया, हरिद्वार जनपद को अच्छा नहीं हुआ। बताइए, इतना तेजी से, भाई इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कितनी तेजी रही होगी कि उसके बाद में चीजें निबट गई। और अभी भी अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज, चाहे वो चैंपियन की तरफ से हो, चाहे वो उमेश शर्मा की तरफ से हो, हरिद्वार पुलिस बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगी। हरिद्वार जनपद की या इस प्रदेश की फिजा को किसी भी सूरत में खराब नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, जो गलत है वो गलत है, लेकिन इस बीच ये हुआ है कि जो उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे थे, चाहे वो यूसीसी इस समय आया, उस पर चर्चाएं होनी थी, चाहे वो ऋषिकेश में किस प्रकार से मास्टर जी की वहाँ पर हार हुई, उस पर भी एक समीक्षा होनी थी। इसके अलावा मूल निवास भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड में तो है, लेकिन ये मुद्दे वो उस विवाद से कहीं ना कहीं गौण हो गए। इन्हीं मुद्दों पर आते हैं जोशी जी। अभी इस बीच यूसीसी भी लागू हो जाता है, आपकी भी अपनी एक पार्टी है, आपके भी पार्टी में तमाम प्रकार के हर धर्म से लोग आते हैं। आप किस तरीके से देखते हैं यूसीसी को? देखिए, मैं सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊं, क्योंकि मैं बिल्कुल झूठ के दम पर संगठन नहीं चलाता हूं। मेरे पीछे भी लाखों करोड़ों लोगों का जनाधार नहीं है। मेरे पास बहुत थोड़ी सी सैनिक हैं, छोटी सी टुकड़ी है, उसके दम पर जो मुझसे बेस्ट किया जा सकता है। विपक्ष का मैं पूरा काम कर रहा हूँ, लगातार धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, कभी गढ़वाल मंडल में, कभी कुमाऊं मंडल में, कभी देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, चंपावत और तमाम उत्तरकाशी और तमाम आप जगह देखिएगा, हमारे लगातार धरने प्रदर्शन होते रहते हैं। और कभी ईश्वर ने, माँ भगवती ने इतनी शक्ति दी, इतना बड़ा जनसैलाब दिया,
तो मैं दिखाऊंगा पूरे देश को, पूरे विश्व को कि उत्तराखंड के लोग कितने भोले होते हैं, उत्तराखंड के लोग कितने अच्छे होते हैं। उत्तराखंड के लोग सर्व समाज की बात करते हैं, सर्व धर्म की बात करते हैं। और आज भी बॉर्डरों पर सबसे ज़्यादा 25% जो सैनिक हैं वो हमारे उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंडी हैं। और वहीं पर वो सारे समाज के साथ, सर्व धर्मों के साथ बॉर्डर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज भी इस देश में अपने देश के लिए शहीद होने वालों में से सबसे ज़्यादा अगर संख्या है तो उत्तराखंडियों के। इसलिए एक तो उत्तराखंड को ये जिस प्रकार से बांट रहे हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, ये बेहद निंदनीय है। और अब आप बताइए, आप यूसीसी की बात करते हैं, भारतवर्ष के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश उत्तर प्रदेश है जो उत्तराखंड से सटा हुआ है। अगर यूसीसी लानी थी तो उत्तर प्रदेश से शुरू करना था ना, लेकिन योगी जी पे वो यूसीसी थोपा नहीं गया। या हम ये कहें कि धामी जी का कद बढ़ाने के लिए यूसीसी की शुरुआत यहाँ से की गई। तो जो आज विरोध कर रहे हैं यूसीसी का, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन यूसीसी ड्राफ्ट हुआ उस दिन यूसीसी का विरोध उस दिन क्यों नहीं किया गया? तो आप पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं? मैं तो बिल्कुल यूसीसी के खिलाफ हूँ। मैं यूसीसी के बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि यूसीसी हमारे उत्तराखंड को डुबाने के लिए। कमियां क्या नजर आती हैं यूसीसी में अच्छा क्या है? सर्वधर्म की बात करते हैं। नहीं, कौन सा धर्म? यूसीसी मैं कह रहा हूँ, अगर यूसीसी का मतलब ये है समान नागरिक संहिता, हर नागरिक को एक समान तरीके से। यूसीसी एक झुंझुना है। यूसीसी हिंदू मुस्लिमों को बांटने वाला एक झुंझुना है। यूसीसी उत्तराखंडियों को धोखा देने वाला एक झुंझुना है। यूसीसी लागू करके हमारे धामी जी के कद को बहुत बढ़ाने के लिए जो एक परपंच रचा गया वो है यूसीसी। जब यहाँ प्रदेश में विकास नहीं हुआ, प्रदेश में काम नहीं हो रहे, प्रदेश में मूल निवास भू कानून पर कोई बात नहीं हो रही, प्रदेश में मूल निवास भू कानून लागू नहीं हो रहा, प्रदेश में माननीय तिवारी जी के बाद में आज तक को दोबारा कोई उद्योग नहीं नजर आए, कहीं भी आप बिजली पानी सड़क पर देखे बिजली के दाम लगातार गलत क्या लग रहा है? नहीं, मुझे तो उसमें अच्छा ही कुछ नहीं लग रहा। वो खाली आप जब आप उस यूसीसी को पढ़ेंगे तो टॉफी है, टॉफी। हम उस टॉफी को चूसते रहेंगे। उस यूसीसी को लाने से पहले हमारे मूल निवास और भू कानून को लाना था। आपको ये नहीं लगता कि समान नागरिक संहिता के अगर बात आप कैसी बात कर रहे हैं? आप उसको पढ़िए। यूसीसी एक देखिए, जो यूसीसी में नियम है वो नियम तो क्या संविधान में नहीं है? संविधान के नाम को बदल के यूसीसी नाम रख दिया। और इन जो लोगों ने हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए सनातन, अगर ये सनातन की बात करने वाले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो आप मुझे बताइए, पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था या यूसीसी आना चाहिए था? पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए था। तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि पहले मूल निवास आना चाहिए था। तो हम कह रहे हैं ना, ये है क्या? यूसीसी क्यों उत्तराखंड में थोपा गया, क्यों उत्तराखंड में लाया गया? या जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो यूसीसी के विरोध में नहीं है। क्योंकि यूसीसी जब क्या हुआ, जब यूसीसी की बात आई तो ये बनाया गया कि यहाँ की उत्तराखंड की फिजा को खराब करेंगे, यहाँ दंगे भड़केंगे, यहाँ पर चीज़ें खराब होंगी, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और धामी जी के कद को कई हजार गुना बढ़ाया जाएगा। इस नीति से यूसीसी लागू किया गया। लेकिन अब होता क्या है, उत्तराखंड में चूंकि मैक्सिमम लोग शिक्षित हैं, आज भी आप उत्तराखंड को आप गणना करा लीजिए, 90% लोग यहाँ शिक्षित होंगे। हमारे यहाँ पहाड़ का भी बच्चा हो, चाहे आप हरिद्वार देहात की तरफ, हरिद्वार देहात में तो मुस्लिम है, या हल्द्वानी के थोड़े बनभूलपुरे में मुस्लिम है, बाकी आप तादाद देखें तो मुस्लिमों की उतनी तादाद इस उत्तराखंड में तो नहीं है। तो यूसीसी की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में पहले थी या यहाँ पहले थी? यहाँ पर पहले आवश्यकता थी मूल निवास की, भू कानून की, यहाँ जनसंख्या नियंत्रण कानून की, यहाँ पर प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने की, यहाँ पर उद्योगों को लाने की, यहाँ पर निवेश के नाम से हजारों करोड़ रुपए लोग पी गए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, बाहरी प्रदेश में देखिए, कमिश्नर कुमाऊं और कमिश्नर गढ़वाल, 2 कमिश्नर है इस प्रदेश के अंदर। 2 कमिश्नर जब हैं तो आप बताइए दोनों को निजी सचिव का दायित्व क्यों दिया गया? भाई कमिश्नर गढ़वाल माने सरकार, एक मंडल की सरकार होती है, एक मंडल की सरकार होती है। अगर आप उन दोनों को निजी सचिव बनाएंगे तो प्रदेश की अपने मंडल की के लिए क्या काम कर पाएंगे? समय तो घंटे तो 24 है ना, दिन 365 है या ज्यादा है? इतने ही है ना। अच्छा। आप दोनों कमिश्नरों को आप निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री भी बना दे रहे हैं और उनको कमिश्नर गढ़वाल भी बना दी, गढ़वाल और कमिश्नर कुमाऊं का दायित्व दिया। उसके बाद उन्हें अन्य कई सारे विभाग दिए। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है यहाँ पर उत्तराखंड में, सबसे मूल अस्मिता से भी जुड़ा हुआ उत्तराखंड के, जो बाहरी प्रदेश से लगातार आवाजाही लोगों की हो रही, चाहे वो अधिकारियों की हो
क्योंकि अभी जो हमने कल खबर चलाई थी, एक अधिकारी को 1,75,000 की सैलरी पे यहाँ रखा था लखनऊ से, स्पेशल उसके लिए वो भर्ती निकाली गई थी। चाहे आप ऋषिकेश का आप चुनाव देख लीजिए, जो बाहर के शंभू पासवान को आकर यहाँ पर टिकट, इन सब के बारे में आपको क्या लगता है? देखिए, त्रिवेंद्र रावत जी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे, क्योंकि हमने देखा कि जब त्रिवेंद्र रावत जी थे तो डॉक्टर सदानंद दाते जैसे अधिकारियों को चार्ज था, जिन्होंने एनएच घोटाले का खुलासा करते हुए कई अधिकारियों को जेल भेज दिया। अंततः त्रिवेंद्र जी ने कहा कि इसकी घटनाक्रम की सीबीआई जांच हो, जिसकी सीबीआई जांच न की गई और उनका मनोबल तोड़ दिया गया और डॉक्टर दाते सर को उत्तराखंड से बाहर पोस्टिंग कर दी गई। एक उनके समय पर के साहेब जैसे डेड ऑनेस्ट अधिकारियों को चार्ज पर बिठाया गया, जिन्होंने उत्तराखंड के बड़े बड़े माफियाओं को नेस्तनाबूद कर दिया और जो नशा था इसमें पर बिल्कुल नियंत्रण कर दिया था। त्रिवेंद्र जी के सरकार में बहुत कुछ और भी एक दो ऐसे अच्छे, राजेश भट्ट सर जैसे डेड ऑनेस्ट अधिकारी थे, काशीपुर में एसपी थे, जिन्होंने बिल्कुल अवैध खनन काशीपुर के अंदर, आप जांच करवा लीजिएगा, हो सकता है विरोधी अभी इसको किसी और चीज़ से जोड़े, लेकिन त्रिवेंद्र जी के शासनकाल में जो बाहर के जो ये उमेश शर्मा जैसे विधायक जो आज इतना फड़फड़ा रहे हैं, ये जेल पहुंचा दिए थे। जब तक त्रिवेंद्र जी रहे दोबारा एंट्री नहीं उत्तराखंड में, तो इन्होंने, लेकिन उनके फेल होने की वजह क्या थी कि त्रिवेंद्र जी जितना आज बोल रहे हैं ना, इस समय बाहर आके कभी संसद में प्रश्न उठा रहे हैं, कभी कहीं, उस समय क्यों नहीं उठाया? क्योंकि इनको बाहर के अधिकारियों ने जकड़ दिया था, इनको बोलने नहीं देते थे, इनके जो सलाहकार थे वो बाहर के थे, जकड़ दिया था और इसी वजह से उनकी कुर्सी उनके हाथ से चली गई। वही आज धामी सरकार में भी हो रहा है। धामी जी के ऊपर तमाम बाहर के जो अधिकारी हैं, इन्होंने सुबेरे जाओ तो सर अखबार दिखा देंगे, सर ये देखिए, अरे वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई जो ये अखबार में मैं पढ़ रहा हूं ये वास्तविकता है या धरातल पर है, ये सब एक छल है, परपंच है। धामी जी को मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, उठिए, जागिए और बाहर आकर के देखिए। हमारे जैसे लोगों से आप पूछिए कि प्रदेश में हो क्या रहा है। तिवारी जी देखिए, अपने जो विरोधी थे उनको बुलाते थे, कोई अपने विरोधी को बुलाता है? तिवारी जी विरोधियों को बुला के पूछते थे बताओ क्या गलत है, तो विरोधी और गलत जो होता था उसमें 4 बता के कहते थे। तो प्रदेश में बहुत विकास हुआ, उनके जाने के बाद में कोई यहाँ विकास नहीं हुआ। तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से धामी जी की एक अच्छाई है कि उनके अंदर ईगो प्रॉब्लम नहीं है। भाई तमाम हम लोग विरोध करते हैं, आप लोग भी खबरें चलाते तमाम, लेकिन उनके अंदर विरोध ईगो नहीं है। लेकिन उनकी अच्छाई और अच्छाई में बदल जाए अगर वो वास्तव में उत्तराखंड के अधिकारियों को तवज्जो दें, धरातल पर जाकर के देखें। आज जो भ्रष्टाचार है वो 100% से भी 100% जितने परसेंट हो उतने परसेंट बढ़ गया है। अच्छा, आप तारीफ भी करते हैं और सलाह भी तारीफ देते नहीं, हैं। देखो हमेशा अच्छाई कहनी पड़ेगी और बुराई को भी बताना पड़ेगा। अच्छाई ये है कि ईगो नहीं है और बुराई ये है कि प्रदेश में 100% भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले कांग्रेस के शासन में कार्यकर्ता भी कमाते थे और भी कमाते थे, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा भी होता था तो कार्यकर्ता जुड़े रहते थे, और आज भ्रष्टाचार बढ़ गया ज़्यादा, 10-20-100 गुना ज़्यादा बढ़ गया है, 100 गुना। आप देखिए निधि यादव प्रकरण को देखिए, मतलब जांच, आप आज कोई प्रार्थना पत्र डाल दो किसी के खिलाफ, उस पर जांच कई वर्षों तक नहीं होगी और वो कूड़े के ढेर में चली जाएगी। निधि यादव प्रकरण पर तुरंत आनन फानन में जांचें भी हो गई, वो माननीय न्यायालय भी पहुंच गई। हालांकि अब चूंकि जो चीफ जस्टिस आए हैं नरेंद्र सर, वो इस उत्तराखंड के लिए देवता बन के आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इस पूरे ब्रह्मांड को एक शक्ति चला रही है। तो अब नरेंद्र जी सर जब से आए हैं, आप देखना उत्तराखंड में कई प्रकार की व्यवस्थाएं बदलेंगी, अच्छी व्यवस्था आएंगी 100%। जिस प्रकार से उन्होंने देखिए बागेश्वर में जो खनन होता था उन्होंने बिल्कुल रोक दिया ना, जेसीबी सील कर दी उन्होंने, पॉपलैंड सील कर दी उन्होंने, पट्टों पर रोक लगा दी, और बागेश्वर में जो जमीन दरख रही थी उस पर रोकने के लिए उन्होंने आदेश पारित कर दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी। और अभी देखिए जिस प्रकार से हमारे जोशी मठ में भी अभी वहां तक नजर नहीं पहुंचे, आप और हम विरोध करेंगे, किसी न किसी माध्यम से पहुंचेगी तो यहाँ भी वो कुछ बेहतर डिसीजन लेंगे, क्योंकि शक्ति ईश्वर एक शक्ति चला रहा है तो अच्छे लोग भी देंगे। तो अब जो भ्रष्टाचार आज कितना बढ़ गया है, जो जांचें जो सरकार के मुख्यमंत्री हों या सरकार के हितैषी हों या मंत्रियों के हितैषी हों, उनकी जांचें पॉजिटिव करके फाइल आगे बढ़ा दी जाती हैं, और जो उनके खिलाफ है उनको नेगेटिव करके खराब कर दिया जा रहा है। आपका क्या है आगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लंबे समय से आप लगातार, आप कहते हो कि मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, आप कहते हो कि मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनना है, इस तरीके
मतलब क्या है आगे चल क्या नहीं, रहा ऐसा है, नहीं, किस तरीके से? मुख्यमंत्री बनना नहीं है, ऐसा तो नहीं है। हाँ। हाँ, चुनाव में तब तक क्या नहीं लड़ूंगा। रणनीति देखिए, क्या है अगर आपकी? अगर 1 2 4 विधायक हम जिता भी दें, या हम एक आधा सांसद जिता भी दें, तो आप बताइए रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है। हाँ। मैं आज भी इतना बेबाक इसलिए हूं कि मेरे दामन पे दाग नहीं है। लोग कितना भी कह दें, लेकिन मेरे खिलाफ किसी के पास कुछ नहीं है। तो मुझे उद्देश्य इस प्रदेश को बचाना है। हम 2 4 कैसे 5 बचाएंगे? हजार नहीं, कैसे हम ऐसे बचाएंगे? देखिए, सबसे पहले क्या बाला धरना साहब प्रदर्शन करके यस, या मजबूत ये- विपक्ष जरूरी नहीं है कि आप सत्ता पर। आज जो कांग्रेस है, विपक्ष वो मर चुका है। क्या कांग्रेस के पास 50,000 कार्यकर्ता नहीं होंगे? क्या 50,000 कार्यकर्ताओं को लेकर के वो यूसीसी के विरोध में धरना नहीं दे सकते? अनिश्चितकालीन धरना, बताइए आप। लेकिन आज मैनेजमेंट चल रहा, कांग्रेस मैनेज है, वो केवल अखबारों में दिखाने के लिए और गरियाती हैं या विधानसभा के उसमें, और बाकी उनका कोई मतलब नहीं प्रदेश की जनता से, रमेश कोई जोशी जी सरोकार देंगे नहीं। धरना? अरे हमारे धरनों पर कार्रवाई होती है, आप देखिए ना। यूसीसी को लेकर देंगे धरना? नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले कह दिया, देखिए किसी चीज का धरना दें और हम उसको करा न सकें, तो फिर समय ऐसा भी क्यों वेस्ट। लगता है कि रमेश जोशी जी नहीं क्योंकि करा मैं सकते? सच बोलता हूं, हम पे भी इतना बड़ा जनाधार नहीं है। मेरे पास 1 लाख कार्यकर्ता नहीं है अभी कि मैं धरने पर निश्चितकालीन बिठा दूं। मेरे पास छोटी सी टुकड़ी है जो सरकार की नींद को जगाने के लिए हम आंदोलनरत है। और भगवान ने, माँ भगवती ने कभी शक्ति दी, कभी इतना बड़ा जनाधार बना, तो इस प्रदेश को हम स्वर्ग बना देंगे। हम दिखाएंगे प्रदेश में विकास क्या होता है। उस दिन यूसीसी खत्म करेंगे आप? अरे यूसीसी, हम ऐसे ऐसे कानून लाएंगे जहां यूसीसी की कोई महत्ता ही नहीं रह जाएगी। हम ऐसे ऐसे बायलॉस बना देंगे जहां यूसीसी अपने आप चित्त हो जाएगी। हम इस प्रदेश को स्वर्ग बना देंगे। देखिए, बुद्धिजीवी लोग होने चाहिए। कानून रोज बनते हैं, रोज बिगड़ते हैं, कानून रोज, संविधान जो है ये बायलॉस आते रहते हैं, रोज बायलॉस खत्म होते रहते हैं। ये जनता पर डिपेंड करता है। बाकी मैं लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा, और तब तक लड़ता रहूंगा जब तक कि इस प्रदेश में सुराज स्थापित नहीं कर देंगे। इस प्रदेश के लोगों के प्रति समर्पण भाव से एक एक माता बहन का विकास नहीं कर देंगे, तब तक सुराज से वादा लड़ता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और तमाम उन चीज़ों पर आज हम चर्चा करना चाहते थे रमेश जोशी जी से, क्योंकि लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, चाहे किसी मूल मुद्दे को लेकर बातें रखनी हो। तो आज हम जानना चाह रहे थे कि आखिर उत्तराखंड का भविष्य क्या कुछ रहने वाला है, और जो मुद्दे आजकल कुछ विवादों में गौण हो गए हैं उन पर क्या कुछ कहना है, चाहे वो यूसीसी का मुद्दा हो, चाहे वो मूल निवास भू कानून का मुद्दा हो। जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आगे भी मिलते रहेंगे किसी और सक्सेस के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।